प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पीटी स्पेशल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम मुख्य तौर पर भूगोल के विषयों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, भूगोल के प्रश्नों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए पहले प्रश्न पर बात करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि फर्टिगेशन के लाभ क्या हैं। हमारे विकल्प हैं, 1 सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है, रॉक फॉस्फेट और सभी अन्य फॉस्फेटिक उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है, पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किया जा सकता है, रासायनिक पोषकों के निक्षालन में कमी संभव है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन सी केवल 1, 3 और 4 या फिर ऑप्शन डी केवल 2, 3 और 4। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। फर्टिगेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उर्वरक को ड्रिप या फिर स्प्रे सिंचाई प्रणाली में जल के साथ विस्तारित किया जाता है ताकि जल की क्षारीयता में कमी की जा सके। ड्रिप फर्टिगेशन के माध्यम से नाइट्रोजन का सबसे अधिक उपयोग पोषक तत्व के रूप में किया जाता है। फर्टिगेशन में मुख्य रूप में नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम उर्वरकों का उपयोग शामिल होता है। फर्टिगेशन के विभिन्न लाभ इस प्रकार हैं। उर्वरक उपयोग की दक्षता में सुधार, पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ावा, वृद्धि और उपज को प्रभावित किए बिना 20 से 40% उर्वरक बचाना, पर्यावरण प्रदूषण को कम करना तथा पोषक तत्वों के निक्षालन यानी लीचिंग को कम करना आदि। अगले सवाल पर बात करते हैं। हमारा सवाल है, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। बेंटोनाइट, क्रोमाइट, काइनाइट, सिलीमेनाइट। भारत में उपयुक्त में से कौन सा या से आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज यानी मेजर मिनरल्स हैं। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 4, ऑप्शन सी 1 और 3 या फिर ऑप्शन डी केवल 2, 3 और 4। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। भारत कुल 95 खनिजों का उत्पादन करता है जिसमें 4 हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिज, 5 परमाणु खनिज, 10 धात्विक, 21 गैर धात्विक एवं 55 छोटे खनिज शामिल हैं। खनिज अनेक महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार काइनाइट, सिलेमेनाइट गैर धात्विक, क्रोमाइट धात्विक आधिकारिक रूप से प्रमुख खनिज हैं। भारत सरकार द्वारा बेंटोनाइट को 10 फरवरी 2015 को गौण खनिज यानी माइनर मिनरल के रूप में घोषित किया गया था। अगले सवाल पर बात करते हैं। हमारा सवाल है, महासागर औसत तापमान यानी ओशियन मीन टेम्परेचर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है या फिर है। हमारा पहला कथन है, OMT को 26 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा की गहराई तक मापा जा सकता है जो जनवरी मार्च में हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में 129 डिग्री पर होती है। OMT जो जनवरी मार्च में एकत्र किया जाता है उसे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम होगी या अधिक होगी। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों या फिर ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी। भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी IITM के अनुसार महासागर सतह तापमान SST महासागर के ऊपरी सतह के कुछ किलोमीटर तक सीमित है जो तेज हवाओं, वाष्पीकरण या घने बादलों से प्रभावित है। इसके विपरीत महासागर औसत तापमान यानी ओशियन मीन टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा की गहराई तक मापा जा सकता है जो जनवरी मार्च के दौरान दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर में 59 मीटर की गहराई में होता है। अगले सवाल पर बात करते हैं। हमारा अगला सवाल है कि भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला कथन है, वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाजार संचालित है और ये सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है। हमारा दूसरा कथन है, अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है। हमारा तीसरा कथन है, सल्फर जो फॉस्फेरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है वह तेल शोधन कारखानों का उत्पादक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या फिर है। हमारे विकल्प हैं, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 2 या फिर ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन एक पोषक तत्व या कई पोषक तत्वों वाले रासायनिक रूपों में किया जाता है। एक पोषक तत्व वाले उर्वरकों को सीधे उर्वरक तथा बहु पोषक तत्वों वाले उर्वरकों को मिश्र उर्वरक कहा जाता है। यूरिया को छोड़कर अधिकांश उर्वरक बहु पोषक तत्व वाले होते हैं।
यूरिया पानी में घुलनशील एक कार्बनिक रसायन है जिसका निर्माण अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से एक उच्च दबाव और तापमान वाली औद्योगिक प्रक्रिया के जरिए किया जाता है। अमोनिया का उत्सर्जन प्राकृतिक गैस से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तत्व के संयोग से होता है। इसके अतिरिक्त सल्फर तेल शोधन और गैस प्रसंस्करण का एक प्रमुख उत्पादक है। अधिकांश कच्चे तेल ग्रेड में कुछ सल्फर होता है, जिसमें से अधिकांश को परिष्कृत उत्पादों में कठोर सल्फर को शोधन प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। वर्तमान में किसानों को वैधानिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य पर यूरिया प्रदान किया जा रहा है। सरकार के नियंत्रण में यूरिया निर्माता आयातक को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। अपने अगले सवाल पर बात करते हैं। हमारा अगला सवाल है कि भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? हमारा पहला कथन है ये 2 जिलों में विस्तृत है। हमारा दूसरा कथन है उद्यान के अंदर कोई मानव वास नहीं है। हमारा तीसरा कथन है ये ग्रेट इंडिया बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है। नीचे दिए गई कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। हमारे कथन है, हमारे विकल्प हैं ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। मरु राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के जैसलमेर एवं बाड़मेर जिले में विस्तृत है, जिसे भारत सरकार द्वारा 1980-81 में स्थापित किया गया था। इस राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल 3162 किलोमीटर है, जिसमें 1900 वर्ग किलोमीटर जैसलमेर तथा 1262 वर्ग किलोमीटर बाड़मेर जिले के अंतर्गत शामिल है। ये उष्ण शुष्क एवं कम वर्षा वाला क्षेत्र है, जहां पर मानव जनसंख्या 4 से 5 प्रति व्यक्ति किलोमीटर आंकलित की गई है। ये राष्ट्रीय उद्यान अत्यधिक संकटापन्न प्रजाति गोंडवान ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है। गोंडवान को राजस्थान राज्य पक्षी के रूप में घोषित किया गया है। इस राष्ट्रीय उद्यान को ऑकलवुड पार्क या जीवाश्म पार्क के नाम से भी जाना जाता है। अगले सवाल पर बात करते हैं। हमारा सवाल है कि सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए अक्साई चीन के पूर्व में, ऑप्शन बी लेह के पूर्व में, ऑप्शन सी गिलगिट के उत्तर में, या फिर ऑप्शन डी नुब्रा घाटी के उत्तर में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। सियाचिन हिमनद हिमालय के पूर्वी काराकोरम श्रेणी में स्थित है, जो विश्व की गैर ध्रुवीय क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है। ये क्षेत्र विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। सियाचिन हिमनद के पूर्व में अक्साई चीन है, पश्चिम में गिलगिट, दक्षिण पश्चिम में लेह तथा दक्षिण में नुब्रा घाटी स्थित है। इस प्रकार नुब्रा घाटी के उत्तर में सियाचिन हिमनद स्थित है। अगले सवाल पर बात करते हैं। हमारा सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला कथन है जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं। हमारा दूसरा कथन है केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वताक्षी उत्पन्न करते हैं। चक्रवात की वताक्षी के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री सेल्सियस कम होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 2, ऑप्शन डी 1 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। जेट स्ट्रीम का संचरण ऊपरी शोभमंडल में 7.5 से 14 किलोमीटर की सक्रिय पेटी में पश्चिम से पूर्व दिशा में दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांशों से ध्रुव के मध्य होता है। अतः कथन एक सही नहीं है। कई प्रकार के उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र या मध्य भाग में चक्रवात की आंख या वताक्षी उत्पन्न होती है। इस क्षेत्र में वायु का आरोहण नहीं होता है, जिसके कारण वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति बनी रहती है। अतः कथन 2 सही है। चक्रवात की वताक्षी के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से अधिक होता है। अतः कथन 3 सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगले सवाल पर बात करते हैं। हमारा सवाल है कृषि में शून्य जुताई यानी जीरो टिलेज का के क्या लाभ हैं या हैं? पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है। मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। शून्य जुताई या जीरो टिलेज एक न्यूनतम जुताई प्रथा है, जिसमें नई फसल को पिछली फसल के अवशेषों को जलाए या नष्ट किए बिना ड्रिलर्स के माध्यम से बोया जाता है। चूंकि जुताई मिट्टी की प्राकृतिक संरचना को बाधित करती है और कुछ कार्बन को मृदा से अलग कर इधर उधर बिखेर देती है, इसीलिए शून्य जुताई के द्वारा ड्रिलर्स के माध्यम से बीजों को बोया जाता है, जिसके कारण कार्बन खिंचाव अधिक नहीं हो पाता तथा कार्बन का पृथक्करण संभव होता है। इसके माध्यम से मृदा में नमी बनी रहती है और बीजों को सीधे रोपित किया जा सकता है। अतः विकल्प डी सही है। हमारा अगला सवाल है कि भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है। कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है। पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ फसलों का उत्पादन बढ़ा है, वहीं रबी में दालों का उत्पादन घटा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 2 या फिर ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। दालें भारत के शाकाहारी लोगों के भोजन का आवश्यक हिस्सा हैं। दालें अधिकांशतः जड़दार फसलें होने के साथ प्रोटीन में समृद्ध होती हैं। मुख्यतः दालों में चना एवं अरहर, तूर दालें आती हैं। उड़द, मटर, मूंग, मसूर आदि अन्य दालें हैं। पिछले कुछ वर्षों से उड़द देश की मुख्य दलहनी फसल बन गई है और इसकी खेती खरीफ एवं रबी फसलों के साथ की जाती है। वर्ष 2018-19 में खरीफ एवं रबी के समय उड़द का कुल उत्पादन 3.06 मिलियन टन रहा। भारत में कुल दाल उत्पादन 2018-19 में लगभग 22.08 मिलियन टन रहा, जबकि चने की दाल का उत्पादन सबसे अधिक 9.94 मिलियन टन रहा। पिछले 3 दशकों में कुल दलहन उत्पादन में खरीफ की अपेक्षा रबी दालों का उत्पादन अधिक हुआ है। हमारा अगला सवाल है, यह फसल उपोष्ण प्रकृति की है, इसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। विकास के लिए उसे कम से कम 210 पाला रहित दिवसों और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की सुअपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है, उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। ये फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? हमारे विकल्प हैं ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी गन्ना या फिर ऑप्शन डी चाय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। कपाल को भारत का देशज यानी मूल पौधा माना जाता है। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हड़प्पा संस्कृति के समय भारत में कपास की कृषि का संचालन सिद्ध हुआ है। कपास उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। कपास के लिए औसतम तापमान 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस होने के साथ प्रचुर मात्रा में धूप, आर्द्र मौसम, 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा एवं उर्वर सुप्रवाहित मृदा का होना आवश्यक है। पाला कपास की कृषि के लिए हानिकारक होता है। कपास भारत में ग्रीष्मकालीन मौसम के आगमन से पहले तथा प्रायद्वीपीय प्रदेश में सितंबर-अक्टूबर में बोई जाती है। जनवरी से मई के मध्य इसे काटा या चुना जाता है। कपास के विकास हेतु लगभग 210 दिन पाला रहित होना आवश्यक है। अगले सवाल पर बात करें तो हमारा सवाल है, भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब बड चिप सेटलिंग्स को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है, तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। जब सेट्स का सीधे रोपण किया जाता है, तब एक कलिका यानी सिंगल बेडेड सेट्स का अंकुरण प्रतिशत कई कलिका यानी मैनी बेड सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। खराब मौसम की दशा में यदि सेट्स का सीधे रोपण होता है, तब एक कलिका सेट्स का जीवित बचना बड़े सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। गन्ने की खेती उत्तक संवर्धन से तैयार की गई सेटलिंग से की जा सकती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या फिर है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी 1 और 4, ऑप्शन डी केवल 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। गन्ने की उत्पत्ति मुख्यतः न्यू गिनी में हुई। मानव प्रवास के द्वारा एशिया एवं भारतीय उपमहाद्वीप में गन्ने की कृषि आई। भारत में गन्ने की खेती का प्रमाण वैदिक काल से मिलता है। कुछ प्रमाणों के आधार पर यह माना जाने लगा कि गन्ना भारत का मूल पौधा है। गन्ना उष्णकटिबंधीय पौधा है। भारत में गन्ने के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बर्ड चिप सेटलिंग्स पद्धति का प्रचलन शुरू हुआ है। इसके अंतर्गत बर्ड चिप की सहायता से नर्सरी बनाई जाती है और फिर पौधों को मुख्य खेती में लगा दिया जाता है। इस पद्धति से 40 से 50% तक, कुछ स्रोतों में तो 80% तक दिया गया है, बीज की बचत होती है तथा गन्ना उत्पादन के लिए इसके अतिरिक्त गड्ढा विधि, ट्रैच विधि, मेड़ एवं नाली विधि, उत्तक संवर्धन विधि आदि का प्रयोग भी किया जाता था। गन्ने की फसल को उगाने हेतु पूरा तना न बोकर इसके 2 या 3 आंख के टुकड़े बडेड काट कर उपयोग में लाए जाने चाहिए। हालांकि 2 आंख वाला टुकड़ा 2 कलिका सर्वोत्तम होता है। वहीं मौसम खराब होने पर 1 कलिका सेट्स हो या बड़े सेट्स, सभी पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। हमारा अगला सवाल है, हमें निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। नदी में जाकर मिलती है। हमारा पहला विकल्प है मेकोंग, अंडमान सागर, थेम्स, आयरिश सागर, वोल्गा, कैस्पियन सागर, जम्बेजी, हिंद महासागर। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा से सही सुमेलित है या फिर है? हमारे विकल्प हैं ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी केवल 3 और 4 या फिर ऑप्शन डी केवल 1, 2 और 4।
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मेकॉन्ग नदी। ये नदी तिब्बत से प्रारंभ होकर चीन के यूनान प्रांत, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया से होकर अंत में ये छोटी छोटी धाराओं के रूप में दक्षिण चीन सागर में मिल जाती है। ये नदी पूर्वी एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य ट्रांस बाउंड्री का निर्माण करती है। थेम्स नदी की बात करें तो इसे लंदन की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह चेल्थनम में सेवेन स्प्रिंग्स से निकलती है और ऑक्सफोर्ड, रेडिंग, मैडनहेड, विंडर्स, ईटन, लंदन जैसे शहरों से होकर इंग्लिश चैनल में जाकर गिरती है। अगले सवाल पर बात करते हैं। हमारा सवाल है इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है? आधार सड़क निर्माण के लिए, कृषि मृदा के सुधार के लिए, सीमेंट के उत्पादन के लिए। नीचे दिए गए विकल्पों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। हमारे विकल्प हैं ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 या फिर ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। स्टील इस्पात स्लैग स्टील निर्माण के दौरान बनने वाला एक उप उत्पाद है जो पिघले हुए स्टील को भट्टियों में अशुद्धियों से अलग करने के दौरान उत्पन्न होता है। स्टील स्लैग का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जिसे पोर्टलैंड, ब्लास्टर, फर्नेस स्लैग, सीमेंट के उत्पादन में, सड़क आधार के निर्माण के लिए, उर्वरक एवं मृदा सुधार में, सीमेंट क्लिंकर के लिए कच्चे माल के रूप में आदि में उपयोग किया जाता है। अतः विकल्प डी सही है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में पूर्ववर्ती वर्ष के जिन सवालों पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।